बेवकूफ़ लड़की रोमांश अपनी गाड़ी के मिरर से यूं उछलता देखकर अपने नाबिला को मुस्कुरा रहा था। मीरा जो जैसी हरकतें देखकर रोमांश शाह बहुत होशियार। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी मासूम हरकतें तुम्हारे शौक बहुत बहाती हैं और एक दिन तुम अपने शाह को इस तरह बहका कर अपनी जान का अजाब बनाओगे। वो मुस्कुरा कर सोचते हुए घर से दूर अपनी एक बहुत बड़ी करने जा रहा था। रोने का क्या वजह वक्त था तो हमें खुद अक्ल आई, ना हमारी बीवी ने हमें समझाने की कोशिश। हमने अपने भाई की बेवा और उसके यतीम बच्चों को इस घर से रोता हुआ निकाला तो आज खुदा ने हमें वहीं वापस पलट कर दिया, तो आज भी हमारा रोना किस काम। हाँ भाई साहब, जुल्म तो हमने किया और हद से ज़्यादा किया, जिसकी अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अच्छी तरह दिया। अब ना जायदाद रही, ना इज्जत रही, ना शोहरत रही, ना ही घर। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रो पड़े। वसीम, मेरे ख्याल से हमें जाकर अपने भाई की बेवा और उसके यतीम बच्चों से माफ़ी मांग। जब तक वो हमें माफ़ नहीं करेंगे हमारा रब भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। खुदा ने कहा है जब तक जिसका तुमने दिल दुखाया वो तुझे माफ़ नहीं करेगा, तो मैं भी तेरे लिए अपनी माफ़ी के दरवाजे कभी नहीं खोलूँगा। अवैध शाह अपने भाई वसीम शाह को समझा, मगर भाई साहब आपको क्या लगता है कितनी आसानी से वो लोग हमें माफ़ कर देंगे? वसीम, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। भाई साहब, आप कितनी बार शहर गए मगर वापस आपने बताया नहीं कि क्या आपकी भाभी और रोमियो से मुलाकात नहीं हुई, या उन्होंने हमें माफ़ करने से इनकार। वसीम शाह ने अपने भाई अवैध शाह की तरफ जवाब तलब में कुछ बोला नहीं, मगर बात के अकड़े हुए इंसान को वक्त नहीं इस तरह तोड़ा था कि आंसू उसकी गालों से। पापा, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं एक रोती अपने बाप के गले से आकर अल्लाह के बेटा, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ज़मीन है जहाँ पर हम जैसे गुनाहगारों के लिए कोई ना कोई जगह तो होगी। रोती हुई बेटी को गले से लगाया, पास खड़ी हुई दोनों की बीवियाँ रो रो के बेहाल हो रही थी, क्योंकि आज सारा ऐश इशरत, ये ठाठ और बान सब कुछ ख़त्म होने वाला था। एक भाई को तो उसके गुनाहों की सज़ा खुदा ने इसे बेऔलाद रख कर बहुत अच्छी दी थी। वसीम बेऔलाद था, वसीम के पास औलाद नहीं थी, और अवैध शाह की दो औलादें आसिम और महक थी। एक और चौधरी के बेटे के साथ मिलकर गाँव की एक गरीब बेआसरा लड़की की इज्जत को तार किया था। माँ बाप खाल परवरिश और बेटे के पैसों पर पलती हुई बिगड़ी औलाद ने किसी की बेटी की ज़िंदगी में आसिम पर जब तंग किया तो वो अपनी जान बचाकर भागकर कराची चले गए। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अपने बेटे को सही और गलत फ़र्क नहीं समझाया, बल्कि उस स्पोर्ट देखकर कराची में ही एडमिशन करा दिया, जहाँ वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल। मगर गाँव के कुछ असरबाज लोगों ने उस गरीब का एहसान मदद किया, उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने के आगे बढ़े। इस तरह केस लाहौर पुलिस के पास फाइल कर दिया गया। सिम कराची में था तो पुलिस ने यह केस सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध पुलिस ने बहुत जल्द शाह को अपनी कस्टडी में ले लिया और इसकी बहुत अच्छी खासियत थी, इसलिए बहुत आसानी से अपने जुर्म भी कबूल किया। अब तलाश इसके साथ किसी लड़के की बिजार दिया। वैश्य शाह ने अपनी जान लगा दी अपने बेटे को बचाया, मगर हर तरफ से नाकामी का ही सामना करना पड़ा। वैश्य शाह अपना सब कुछ बेच कर भी अपने बेटे को रहा करवाने में नाकाम रहा था। एक रात वसीम शाह की और वैश्य के शोले बढ़कर अब वो शोले किसी की साजिश करनी चाहिए। रोमियो और उसकी मजबूर माँ के आंसू से ये तो वो भी बेहतर, मगर फैक्ट्री जलने से उनका कारोबार तबाह हो गया। अब सब मशीन चल कर कबाड़ का ढेर हो चुकी थी। लोग उनके साथ काम नहीं करते, काम करते भी कैसे काम करें, कुछ भी तो नहीं बचा। फैक्ट्री में कपड़े का स्टॉक जलकर खाक बन गया, कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। अब आसिम शाह केस पर लगाने के लिए और घर के अखराजात पूरे करने ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी गई। जो करतूत की थी उसकी उसे माफ़ी और रिहाई बिल्कुल नहीं और ना ही मिली, क्योंकि केस सिंध पुलिस के ईमानदार अफसर के हाथ में पहुँचा, जिसको अवैध शाह और वसीम शाह की जाने से एक बहुत बड़ी रिश्वत ऑफर की गई। मगर जब बात नहीं बनी फिर सिफारिशें करी, मगर जब देखा उसे कोई फायदा पहुँचा तो अवैध शाह ने अपनी पहुँच के बलबूते पुलिस वाले की एक फैमिली मेम्बर पर अटैक करवाया, जिसकी वजह केस और पेचीदा। जो इंस्पेक्टर आसिम केस हैंडल कर रहा था, पहले तो अपनी ईमानदारी की वजह से केस से पीछे नहीं हटना चाहिए, मगर अब केस उसी जिद पर इसलिए आसिम की रिहाई का हर दरवाज़ा एक के बाद एक बंद करता जा बद से बदतर होते जा रहे थे। अब नौबत यहाँ तक कान पहुँची थी और इधर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची थी, घर की बड़ी हवेली की नीलामी हो रही थी। महक आसिम इधर हालात बद से बदतर, अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची, घर की बड़ी हवेली की नीलामी हो रही थी। महक और आसिम के बाद इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा था, जिसका इलाज बहुत महंगा और बहुत तवील था, के लिए पैसे तक नहीं थे। आज उनका आखिरी समय उनकी हवेली, जिन पर वो कभी नाक बनकर बैठी थी, और इस हवेली से मजलूम भाई की बेवा और यतीम बच्चों को रोते हुए निकालते थे, आज वो हवेली किसी और की मलकियत बनने जा रही थी। सच कहते हैं वक्त पलटते देर नहीं लगती। कल जो खुद को राजा महाराजा समझते थे, आज वो फ़कीर बनकर खड़े हुए अपने ही घर की नीलामी होते हुए कुछ देख रहे थे। बस एक साइन की दूरी रह गई थी। मिसाल बिल्कुल सूट बैठी थी, जो तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे। आज किसी ने रोया, कल आप रोएंगे। तशरी जो तोड़ते हैं दूसरों के दिल, वो भी एक दिन बर्बाद होंगे, और जो आज किसी को रुला रहे हैं, कल वो वक्त के तो खुद रोएंगे। यहाँ पर शायद ये वाज़ा करके बताया कि किसी को रुलाने वाला खुद कभी सुकून से नहीं रह सकता। जिस तरह आज रोमियो को ताया चचा और मैं कासिम, उनकी बीवियाँ, सब रोमियो और उसकी मजबूर माँ के आंसू कीमत चुका रहे थे। महक ने जो यशत देकर अपने मांग बेटे से शादी की, वहाँ पर उसको रुपया पैसे में, मगर शोहर नज़म इज़्ज़त मिली जो एक बीवी मिलनी चाहिए। ना कभी अपनी शोहर नज़म वो मोहब्बत देख सके जो हमेशा रोमियो की आँख में उसे अपने लिए नज़र आती थी। दोनों की आपसी अनबन और ना मिलते हुए मिजाजी गुनाह शादी ज़्यादा अरसे तक चली नहीं, से जो ही महीने बाद ही महक तलाक लेकर वापस अपने मेके आग बैठ गई। महक तलाक होने के बाद महक की हलकात काफ़ी ख़राब हो चुकी, इसलिए अब ये लोग उनसे मदद नहीं मांगता। आज वह शाह अपनी हर गुनाह के लिए अपने रब के आगे शर्मिंदा था। इकलौती बेटी घर वापस आकर बैठे, बेटा जेल में सड़ तो घर नीलाम हो रहा था।
एक न खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो बड़े बड़े धर्म खान भी सीधे हो जाते हैं। आज उनकी हालत देखकर सबकी ये कहावत बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हो कि मत पैसे के गुरूर में किसी के साथ बुरा करो, इसको इतनी अजियत दो जितनी के लिए खुद के लिए बर्दाश्त करो। आज वक्त मारी खड़े अपनी हवेली की नीलामी हो तो देख रहे थे 500 करोड़ एक, 500 करोड़ दो, 600 करोड़, 600 करोड़ एक, 600 करोड़ दो, 600 करोड़ तीन, 650 करोड़, 650 करोड़, 100, 650 करोड़, 10 करोड़। नीलामी की इस बोली इस ताली गूंज उठी तो नीलामी करने वाला माइक उठाकर खुश इस डील डन करने वाला ही था कि तो ये नीलामी की रकम ने आवाज़ ने सिर्फ 15 करोड़, 15 करोड़ एक, 15 करोड़ दो, 20 करोड़। नीलामी की इस रकम से अब कोई आवाज़ दोबारा नहीं उभरी थी। नीलाम बैठे लोग आगे बोली नहीं बढ़ाना चाहते थे। 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, 20 करोड़ तीन और ये हवेली करोड़ नीलामी डन की जाती है। माइक वाले ने ऊंची आवाज़ में सबको आगाह करते हुए मुबारक हो दिलावर साहब, ये शानदार हवेली और इसकी खूबसूरत चीज़ें आपकी हुई। आप ये यहाँ पर साइन करें ताकि हम हवेली के पेपर आप हवाले नहीं साइन इस हवेली के मालिक खुद करेंगे। तो सर क्या आप मालिक? नहीं जी नहीं, कहा टाइम दीजिए, वो अभी पहुँचते होंगे। लीजिए आ गए हवेली के असल मालिक। मैं तो सिर्फ उनकी तरफ से बोली लगा रहा था। मालिक तो ये हैं दिलावर खान हाथ का इशारा करते हुए अपनी नज़र बाहर रास्ते की जानिब की। खान के हाथ की इशारे जाने सब नहीं देखे जिनमें घर के इमरान और नीलामी आयु लग सब लोग शामिल थे। आने वाली पर्सनैलिटी देखकर सबकी नज़रें आशश कर खूबसूरत पर्सनैलिटी देखने वालों छाप छोड़ रही थी। उसका गोरा रंग काले सूट में चौधरी की चांद की माने चमक रहा था। ब्लैक कलर के ब्रांडेड शलवार में पहने हुए, कंधों पर स्किन कलर गर्म शाल डालकर खड़ी हुई मगरूर चाल चलता हुआ आ रहा था। नजर सामने अपनी मंजिल पर मरकूज किए हुए शाल को गले में डालकर उसके दोनों कानों सामने की तरफ लटक रहे थे, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और भी इजाज़त मिलती। कुर्ते के बाजू फोल्ड किए हुए थे जिससे उसके मर्दाना बाजू वाज़ेह नज़र आ रहे थे। खूबसूरत बाल उसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखार रहे थे। उसने खास खूबसूरत ब्लैक एप्पल की रेस्ट वॉच पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस घड़ी की शोभा बढ़ गई। पहने वाले के हाथ में जाकर हाथ पकड़ा हुआ 15 आईफोन प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स जिससे साफ नज़र आ रहा ज़ाहिर हो रहा था कि आने वाले के पास पैसे कमी नहीं। स्पैरो ब्रांडेड शूज़ पहने जिससे साथ चलता खूबसूरती के साथ कदम बढ़ाते हुए नीलामी के माइक स्टेज तक पहुंचता। इस गुजर कर स्टेज तक पहुंचा। सेठ गिर कोई बिना आंखों पर लगी हुई चश्मे की वजह से उस शख्स की आंखों को गहराइयों देखने के लोग कासिर थे। ये लीजिए सारो यहाँ पर साइन कर दे। इस आदमी ने फाइल करती पेन पर शराब की हवेली बहुत मुफ्त साइन खूबसूरत 2 एकड़ रकबे में फैली हुई आलीशान हवेली रुमान शाह वल तबरेज़ शाह की हो चुकी है। रुमान शाह और रोमियो इस हवेली का जहाँ से एक दिन उसे बेइज्जत करके उसी के इससे दस्तबरदार करके निकाल दिया। रुमान शाह को देखकर मैं की आंखें फटी फटी रहेंगी। जिस रोमी कभी उसने गरीब और घर का नौकर कहकर दुत्कारा हुई रुमान शाह बनकर वापस लौटा तो मैं रहने को दिल कर खूबसूरती में तो वो कभी भी काम नहीं था, मगर वक्त जवानी और पैसे से इसका दिन खाट में की नज़रें नहीं हट रही थी रुमान शाह से। ये रोमियो ने बिख्तार मैक की माँ के लफ्ज़ नहीं, ये रुमान शाह रोमियो वो था जिसके पास हमारे औकात नहीं था और ये रुमान शाह जिसके पास खड़े होने की हमारी औकात नहीं। रुमान शाह का ताया बड़ी असत और फख्र की नज़र रुमान शाह की जानब देख रहा था। आपको पता था कि रोमियो इतने काबिल क्या आप ये जानते थे? मैं की माँ ने बड़े नज़रों से देखते हुए मैं के वालिद से पूछा। हाँ पता था, फिर हमें क्यों बताया? जाकर तुम लोग क्या कर लेते? रोमियो और उसकी माँ से माफ़ी मांगते। मैंने कोशिश की थी मगर हमारी माजी गुनाह इतने ज़्यादा कि रोमियो हमसे मिलना नहीं चाहता था। मैं जब भी आसिम से इनकार जाता था हर बार रोमियो के ऑफिस के जाके रोमियो से मिलने की कोशिश मगर हर बार उससे मिलने से इनकार। तो ऐसे में तुम लोगों को ये क्या बताता? मैं का वालिद, मैं की माँ और बाकी सब बाबा इसने तो हमारी तरफ नज़र बग देख नहीं वक्त तो ऐसे कुछ जैसे हम पर वहाँ उसको नज़र न आए। मैक और उसकी माँ वैसे शाह से शिकवा बेटा हम लोगों ने जो उनके साथ किया उसके बाद उसका रिएक्ट करना ही बनता है। मैक और उसकी माँ चुप क्योंकि ये जो वैसे शाह मेरा तुम जल्दी से ये लहंगा और चोली ट्रायल रूम में जाकर चेक करो ताकि घर जा कोई प्रॉब्लम ना है। वो यार जल्दी चेक करना, हमें जल्दी घर पहुंचना है। वहीं वाइयों की तैयारी करनी है। अगर शाह आ गए तो बहुत नाराज़ है हमें इस तरह अकेला ड्राइवर साथ आना। तुम्हें पता है कि शाह को इस तरह ड्राइवर साथ हमारा आना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा वो साथ माल में आई थी, वैसे तो अम्मी जान की इजाज़त से आई थी मगर रुमान शाह को ये पसंद है कि दोनों इस तरह अकेले ये ड्राइवर के साथ घूमती हुई थी। मीरब की तो अब डर से जान निकली हुई थी। भाभी भाई ने रात को आना है, अभी उनके आने में बहुत टाइम। मीरब को इतना घबराहट तेज से बोलते हुए देखकर मेरा ये रही थी। हालांकि सारी तो ये कि जान मेरा की निकल रही थी डर के। हाँ मेरा मुझे पता है मगर हमें जल्दी अगर उनका फ़ोन आ गया तो फिर क्या जवाब देंगे? हाँ भाभी ये बात तो मैंने सोची नहीं मेरी जान, आप सोच लो इस चेक करके वापस। तब तक मैं तुम्हारी शादी की ड्रेस के साथ की बैंगल्स लेकर आती हूँ, मैं सेलेक्ट कर लूँगी या तुम खुद आकर पसंद। मीरब नहीं जाती हुई पलट कर पूछा। नहीं आप खुद ही पसंद ट्राई करके आती हूँ। मेरा अपना लहंगा और चूड़ी लेकर ट्राई रूम के अंदर मेरा मिरर के सामने खड़ी नीचे नजरें नीचे उतार बहुत से अपना लहंगा दे जिस पर बहुत ही खूबसूरत मोतियों के साथ छोटे छोटे नक्शी और करके टुकड़े लगाकर काम किया हुआ था। रेड लहंगे पर गोल्डन काम बहुत ही उठ रहा था। मेरा ट्रायल रूम में आकर बहुत ही उदास सी होकर अपनी शादी वाला ड्रेस चेक कर दी। वो पूरा ड्रेस पहनकर मेरे सामने खड़े खुद के मैं भी उधर दुल्हन का लिबास पहने बहुत खूबसूरत लगी। अपने लहंगे काम इस मौके उसे एहसास नहीं कोई कब उसके इतने पास है उसकी हर हरकत को अपनी नज़रों से देख रहा था। उसे एहसास हो जब किसी ने अपना मजबूत बाजू से अपने घेरे में लेकर
कसा था। चुप मैं हूँ शामिर, पागल लड़की। मेरा डर से आंखें बाहर आने लगी। अगर शामिर बस उसके मुंह पर हाथ न रख तो मेरा ने पूरा माल इकट्ठा कर। मैम आप ठीक हैं? मेरा चीखने की आवाज़ से माल घर बाहर खड़ी हुई। मेरा से हाथ मेरा मुंह पर शामिर ने अपना हाथ रखा। मेरा पुश्त पर अपने सीने लगाए हुए एक हाथ उसके पेट पर बंद करो और दूसरा से मुँह आवाज़ दो, उसे कहो कि तुम ठीक हो। शामिर ने ऐसे मेरे कान से मेरा ने हाथ पर हाथ रख कर शायद कि ये हटाओगे तो कहूँगी ना। ओ जल्दी बोलो और उसको यहाँ से आप यहाँ पर करने क्या आया? मेरी छोटी सी पुलिस इंस्पेक्टर मेरी इन्वेस्टिगेशन बात बाहर खड़ी उसको बोलो कि जाए। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं अंदर आऊँ? नहीं आप जाए, मैं ठीक हूँ। मगर मैम आपकी चेंज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप ठीक हैं। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैंने चेंज देखी? मेरा गुस्से चेहरा जान मरते हुए शामिल जान में दो दांत निकालते हुए अपनी ठोड़ी में रख कंधे पर टिकाई उसे अपनी बाँह घेरे में लेकर खड़ शर्म की सांस अटकी हुई थी। चली गई है वो। आप बताएं आप यहाँ क्यों हैं? मेरा शामिल की बाँस निकल के अपनी कोनी को उसके पेट में मारा। उफ जंगली लड़की है क्या मजबूती। मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी बीवी को शादी जोड़ देखने का सबसे पहला हक उसके शौक करते बस वही माने आए। आप में कुछ शर्म हया भी है या नहीं? ऐसे कुछ राइट में कपड़े चेंज करती हुई लड़की को देखते मेरा अपनी छोटी सी नाक उस और भी छोटा का गुस्से से बोल। पहली बात एक तुम लड़की नहीं हो, उनका हो चुका इस्लामी कानून से ऊपर तुम मेरी बीवी से मुझे तुम्हें देखने पूरी पूरी आज़ादी हासिल है। और कि मैं तुम्हारा चेंज करने के बाद आई हूँ। हालांकि दिल के तो यही इरादे थे कि अपनी बीवी को मैं ऐसी हालत कितनी बेशर्म है। आप मेरा नहीं शर्म के मारे अपना हाथ शामिल के मुँह पर रखो। मेरा गाल पर एक ज़ोरदार किस की थी। क्या बदतमीज़ी! इसी की जाने से बदतमीज़ी ने मुँह मीठा करना कहता है। हर यार आज तुम अपना शादी का ड्रेस लेकर जा रही हो तो मुँह मीठा करना तो बनता है। शर्त हो सूट मेरा है ना, तो मुँह मीठा आपका करवाना क्यों बनता है? मेरा अपनी कम बोला हम ये तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मुँह मीठा करवा दो। मेरा को अपने जुम्मन किया हमें तो पता चल मगर आप वो कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मुकाबले उसके लबों जो अपने लबों को सुकून पहुँचाने के सुकून नन्हे मुन्ने से लबों को अपनी कैद में ले गया। अब मेरा उसकी गिरफ्त में सिवाय तड़पने के घर से आप बहुत गंदे और बहुत बदतमीज। शामिर उसके लबों पर गुस्सा कर पीछे हटा तो मेरा ने गुस्से से उसके सीने पर हाथ पीछे करते हुए शामिर के लबों की सख्ती से मेरा की आंखें नाम होगी। मेरी जान इसमें मेरा कोई कसूर है? तुमने खुद ही कहा कि ड्रेस तुम्हारा है तो मुँह मीठा और तुम्हारा होना चाहिए। तो मैंने तो बस तुम्हारे को अपनी तामीर की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा मुझे तो यही समझ आई थी और तुम्हें अपनी किस वापस ले लेते हो। उसके लबों जी प्लीज़ पीछे हटें। हाँ ओके ओके रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं करता। शामिर पीछे होकर ऐसा आप को अंदर किसने आने दिया? आप कैसे अंदर आए? मेरा जी शायद आप याद नहीं, आपका शौहर एक पुलिस वाला है जो काम जायज़ और नाजायज़ तरीके से करना जानते हैं। और हाँ और आप नाजायज़ तरीके से ही अंदर आए होंगे। नहीं फ़िलहाल तो मैं अंदर जायज़ तरीके से आई और माल में आप लोगों के पास भी जायज़ तरीके से हैं। प्लीज़ आप चले जाएँ, भाभी चूड़ियाँ लेकर आती नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए आया हूँ। डरो नहीं, वहाँ की इजाज़त तलब कर रखी है मगर भाई ने सारी शॉपिंग करवा दी है। मुझे ये लहंगा चोली का कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो मेरी पसंद का कलर मेरे फेवरेट कलर का लहंगा लो और पैसे मैं खुद दूंगा। अपने भाई की बोलना वो अपने पैसे अपनी बीवी पर लुटाया कर। अपनी बीवी पर पैसे लुटाने के लिए उसका शौहर है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम चेंज करके बाहर आओ। शामिरा से बोलते हो ट्रायल रूम से निकले। मेरा तो देखते रहेगी ये बंदा आया कैसे और गया कैसे भाई। अब मेरा की वेडिंग ड्रेस की मैचिंग बैंगल्स लेकर वापस अचानक अपनी वाइफ सामने देख कर खिलाई तो मुस्कुराते भाई के लिए मेरे कैसा है मेरा बच्चा। शामी लाडली बहन को सामने देखकर खुशी से उसे अपने साथ लगाए उसका हाल पूछ रहा था। तुम तो बच्चे हमको भूल ही गए। शामी ने हसीन नहीं पाई, मैं आपको कैसे भूल से बादशाह ख्वाब हो जाते मेरे जाने का नाम सुनकर। मीरा के मुँह पर लग मीरा को ऐसा शाह के बारे में भाई को बताकर उसने कहा क्यों बात नहीं है तो की बात है। इसके बाद जब खुद की बहन से दूर रहना पड़ेगा तब उस अकड़ू का ऐसा किसी की बहन को दूर रखना कितना तकलीफ है। हमारे शामी का लहजा सख्त होकर सारे माथे पर बेशुमार बाल पड़। भाई आप आज सोचें ऐसा नहीं है कि मुझे जाने से मना कर। बस हमें जान कहते कि मेरे जाने से घर में रौनक नहीं होती। मेरी जाने की वजह से शाह मुझे रोकते हैं कहने कि एक नया जुबरा। आखिर मीरा अपनी शाह की बुराई अपने भाई से कैसे जब कैसे पता था सेरा तो दूसरा सवा से एक ईट है तो दूसरा तो ऐसे मीरा कभी भी उन दोनों का आपस में तसादम नहीं चाहती थी। क्या आप शादी के बाद मुझे मेरे घर नहीं आने देंगे? ट्रायल वे मेरा शामिर और मीरा के पास सुनकर नहीं मेरा भाई ने बस गुस्से से बोल दिया ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मीरा में 2 कदम रागस दोनों हाथ से पकड़ कर पास नहीं मुझे पता चल भाई आपके साथ करेंगे ये भी मेरे साथ वही सलूक किया करेंगे। मेरा शाह अमीर की बात सुनकर परेशान घबराई हुई थी। इसने शामिर की बात को सच्ची में तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि मेरा घर ही तुम्हारा वो। शामिर दौड़ तो फिर क्या मुझे अपने घर में कैद करेंगे हमेशा के लिए? उसकी आंखें नम होने और तुम्हारा भाई मेरी बहन को अपने घर में कैद करके रख सकता है तो फिर मुझसे भी यही उम्मीद रखना। उसके लहजे कहीं सिर्फ मजाक शादी सिर्फ भाई से बदला लेने का लिए कार्य अगर तुम्हें ऐसा लगता तो फिर तुम ऐसा ही समझो। शामिर का लहजा होते हुए दोनों खराब की तरह कभी अपने भाई और कभी मेरे जान। भाई आप लोग क्यों बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? बात इतनी बड़ी तो नहीं थी जितनी लोगों ने बना दी है। भाई मुझे शाह ने आने से मना नहीं किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरा आपको अपने अल्फाज पर ही गुस्सा इसने अपने भाई से शाह के बारे में मेरा शाह का फ़ोन आ रहा है क्या? मेरा फ़ोन मेरा के आगे कार का नंबर दिखा रही। मेरा चौंकने से मेरा के आंसू में गिर गया और फ़ोन की स्क्रीन टूट गया। फ़ोन ऑफ हो गया। फ़ोन बंद हो जाए। मेरा उसे बार बार कर कोशिश कर शाह उससे घबराई। मेरा को चेहरे की जावी शामिर बहुत गौर से देख रहा था क्या हो गया यान क्यों नहीं और शाह समझे नहीं कि मैंने खुद फ़ोन ऑफ किया। मेरा
साथ में मैंने कहा रही थी भाई का फ़ोन मेरे नंबर पर आ रहा है। मेरा रिंग की आवाज़ पर अपने निकाल कर देखा था, फ़ोन स्क्रीन आता भाई देखा मेरा क्या करना था, जान नहीं नंबर देखती फ़ोन मेरा क्या, मेरा प्लीज़ तुम कर लो ना बात। मेरा उठाते फ़ोन हाथ से मीरब की जानब किया। मैं भाई से क्या कहूँ कि हम कहाँ हैं, क्या हो गया, अगर मान शाह फ़ोन है तो उठाओ, क्या खा थोड़ी जाएगा। शामिर ने मेरा और मीरब के डरे हुए चेहरे देखा। मैंने कहा था ना कि जल्दी करो, हम लोग अगर यहाँ से जल्दी निकल जाते तो अब तक हम लोग घर पहुँच चुके होते। मीरब ने अपना शामिर की बात का जवाब दिया। मेरा का हाथ पकड़ लिया। मेरा चलो जल्दी करो। मीरब के सामने मान शाह कहाँ जाना नज़दीक थी, चलो अब जल्दी चलो। मीरब मेरा का हाथ पकड़ के सिटी और अंदाज से जा रही थी। मेरा बेटा क्या हो गया, क्यों इतनी घबराई, तुम फ़ोन उठाओ और मानशाह बोलो कि तुम माल में हो हम लोगों के साथ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। शामिर तेज़ कदम चलते हुए, आपको भाई का नहीं पता, मैंने आपसे कहा था ना मैंने सब कुछ लिया, फिर भी आपने ज़बरदस्ती इतना कुछ लेकर है, खाम इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरे साथ गुजारे वक्त को तुम वेस्ट होना कहते हो। शामिर का लहजा सर्द हुआ। मेरा के साथ भागती हुई चली जा रही थी। मेरी बात का जवाब दो, मेरे साथ गुजर वक्त तुम्हें वेस्ट होना लगता है। मेरा की बात शामिर को बहुत बुरी लगी थी। आज आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, गुड वेरी गुड, तो ठीक है अब हमारी मुलाकात रुखसी के बाद ही होगी, तब तक तुम रहो अपने भाई की मलकियत पर। शामिर भी गुस्से में रख जाने दो भाई बिना हाथ के इशारे से मीरा को चुप रहने। बेटा अगर आप अपने शोर से इतना खौफजदा होती हैं और डरती हैं तो ज़रा अपनी नान को भी बताया कर शोर की वैल्यू क्या होती है। शामिर मीरा की जान देखती बहुत सख्ती नज़रों से देख तंज करता है। मीरा को तो इस वक्त खुद का दिमाग काम करते वो किसी कह तो मैं तुम दोनों घर ड्रॉप कर देता। जाने देखा भी नहीं था। शामिर ने मीरा और मेरा को दिल खोल कर शगुन करवाई थी। उफ यार, ये मेरा लेस वाला बैग तो अंदर ही रह गया। मीरा से भी ज़्यादा घबराई तो भाई का फ़ोन फिर से आ रहा है। मेरा अपने फ़ोन पर रुमान शाह का नंबर, हद है यार, क्या होगा तुम लोगों को, रुमान शाह ना हो गया तो कोई तोप हो चीज़ हो गया और जो फ़ोन से निकल के तुम लोगों को फायर मार देगा। लहजा बेहाद है, किस कदर डरा के रखा हुआ है तुम दोनों को। उसने शामिर का मूड सा ख़राब हो गया। डरा कर नहीं रखा, भाई हमारी केयर करते हैं, उनको हमारी फ़िक्र होती है, इसलिए हमें घर से अकेला नहीं निकलने देते। अपने भाई की तरफदारी की। जी मुझे पता है कि आपके भाई बहुत केयरिंग है। शामिर ने साथ चलते हुए घूर कर कहा था। मेरा शामिर की देवर देखकर नजर उसे बोलता हुआ वापस मुड़ा और जाकर मेरा का वेडिंग सूट लेकर आया, जो रुमान शाह के फ़ोन की हड़बड़ाहट संभाल में भूल गई। वो बिगड़े हुए तेवर लिए वेडिंग सूट वाले बैग में थमाती हूँ उनको आँख के इशारे से गाड़ी की तरफ आने का। अपने भाई को गुस्से वाला मूड देखकर मेरा भी गाड़ी में खामोश बैठी थी और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि उसके हाथ पाँव अपने बाइक या सकड़ू एसपी को देख कर रास्ता बहुत खामोशी से काट रहा था कि रुमान शाह का फिर से होना। भाभी प्लीज़ फ़ोन उठा ले भाई करे। मीरा ने मेरा क्या करती हूँ कहा। मीरा ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन को कांपते हाथों से अपने कान खुलकाए, क्योंकि और कुछ आने। मीरा अस्सलाम वालेकुम। रुमान शाह, व्हाट द हेल इज़ दिस, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। रुमान शाह के धड़ ने दिल को हिला के रख दिए थे। शाह मेरा फ़ोन टूट गया था इसलिए नहीं उठाया लफ्ज़ों की तो, और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, अब भी तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। मीरा के जाने सुना। रुमान शाह को ज़िला लहजा और गुजली आवाज़ मीरा कानों में जहर घोल रही थी। शाह बेल बंद थी, पता नहीं चला। मीरा ने एक और झूठ बोला, बस मुझे अब तक तुम दोनों जिंदा भी हो या मर चुके। रुमान शाह को नीला अब मीरा को दिल तो यही कर कहती, पहले तो जिंदा थी मगर आप ज़रूर मर जाएंगे। इसके गुस्से से मगर डर कर कुछ बोली, सिर्फ सोच कर रह गई। मेरा तुम कहाँ हो लहजा एकदम से स्पार्ट। शाह हाँ तुम, वो डॉक्टर बोली, मैं अपने कमरे में, और मेरा कहाँ है, वो अपनी रूम में स्टडी कर रही है। मीरा ने बहुत कॉन्फिडेंस जवाब दिया, अम्मी जान कहाँ है और क्या करें, वो तस्वीर पढ़ रही हैं हम गुड, तुम सच में कमरे में। जी शाह आप रात तक पहुँचेंगे। हाँ पहुँचूँ शाह, जल्दी पहुँच जाइएगा, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरे आने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। जी कुछ नहीं, अल्लाह हाफ़िज़, रात को मिलते हैं। जी मीरा झूठ पे झूठ बोल। शामिर उसे गुस्से देख रहा। मीरा बेटा ये क्या था, सॉरी भाई सच बता दो। शाह बहुत गुस्सा करते गुस्से से बनने की झूठ बोलना कोई आलम। शामिर गाड़ी स्टेरिंग पर नजर जमा। शामिर दोनों को मेन गेट के सामने ही छोड़कर चला गया। शामिर मीरा से तो मिला था मगर मेरा की नाराज़गी अपने दिल में लिए वापस चला गया। उसने जाती हूँ मेरे से कोई बात नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं शाह के आने से पहले वापस आई। मीरा रूम का लॉक खोलती हुई बड़बड़ाई, पहले शाह के आने से पहले जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर वो कुछ और करूँगी। ये कहते वॉशरूम जाए फ्रेश होने की नीयत से। उफ मीरा दोनों हाथ से टावल पर हाथ रख आ रही थी, हल्का सा टावल हाथ को उठाया तो उसकी सीधी नज़र बेड पर लेटी हुई रुमान शाह पर गई। शाह आपका भाई। मीरा घबराती हुई उसको जब अम्मी जानता उस पर पढ़ रही थी वो कॉल तुम्हारे, और मेरा अपने रूम में स्टडी और तुम रूम में आखिरी लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोला, आखिरी लफ्ज़ शाह मैं वो आराम सोच लो नया जोड़। शाह मैं आपको बताने मेरा भी इतनी घबराई थी कि उसके लफ्ज़ ने इसका साथ छोड़ो अपनी बात का लफ्ज़ तोड़ बोल रही थी। कब बताएं। हाँ रुमान शाह के तेवर पर आने और रुमान शाह जैसे लग रहे थे। फ़ोन करके मैंने पूछा था ना कहाँ तुम लोग, तुमने एक का जवाब झूठ का सहारा लेते हुए दिया।